सलाम दोस्तों। सूबा सिंध में कौमी शनाख्त इंतहाई अहम मसला है। सूबा सिंध में रहने वाले बलोच अफराद के लिए भी अब बलोच कौमियत या बलोच कौमी शनाख्त एक इंतहाई अहम मसला बनती जा रही है, और उसकी वजह यह है, उनका ये कहना है कि सदियों से सूबा सिंध में आबाद बलोच, चाहे वो सिंधी ज़ुबान बोलते हों, चाहे वो सिंध के कल्चर में रच बस गए हों, लेकिन इसके बावजूद उनकी कौमी शनाख्त सिंधी कौमी शनाख्त से मुख्तलिफ है और वो अपना बलोच तशख़्ख़ुस उजागर रखने का हक रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब बलोच कल्चर डे मनाया गया तो एक सिंधी बलोच तनाज़ा खुलकर सामने आया। सिंध में रहने वाले बलोचों का कहना था कि पंजाब में रहने वाले बलोच अपना कौमी दिन, अपना सकाफती दिन खुलकर सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं। इसी तरह अगर हम सिंध में अपना सकाफती दिन मनाएं, अपना कल्चर डे मनाएं, तो उस पर किसी सिंधी भाई को क्या एतराज़ हो सकता है। बलोच सकाफत डे या बलोच कल्चर डे मनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम सिंध से या सिंधियों से किसी किस्म की गद्दारी का इर्तिकाब कर रहे हैं। फिर सिंधी कौम परस्तों की तरफ से ये मनफी रवैया देखने में क्यों आ रहा है? क्यों सिंध में रहने वाले बलोचों को ज़बरदस्ती सिंधी बनाया जा रहा है? इसमें किसी का क्या मुफाद हो सकता है? और बलोच कौम परस्ती की तारीख क्या है? बलोच कौम परस्ती उभरने की वजूहात क्या हैं? आज की इस वीडियो में हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बलोच कौम परस्ती पर बात करूं, ज़रूरी है कि हम इस पूरे खित्ते में पाई जाने वाली कौम परस्ती को मुख्तसरन समझ लें। दोस्तों, हमारे सूबा सिंध में या पाकिस्तान या बरे सगीर पाको हिंद में मौजूदा कौम परस्ती के सिरे जाकर मिलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन और जर्मन रेवोल्यूशन से। यानी कौम परस्ती का वो इनकलाब जो मगरिब की सरजमीन में जन्म लिया, उसी के ताने बाने आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कौम परस्ती में देखे जा सकते हैं। ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं। बरे सगीर पाको हिंद में कौम परस्ती की इब्तिदा 1857 से पहले हुई, यानी वो दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर में अपने पांव जमा चुकी थी और बरे सगीर के लोगों का बुरी तरह इस्तेहसाल कर रही थी। तो बरे सगीर के लोगों को ये बात समझ आ गई कि ये कौम बाहर से आकर हम पर मुसल्लत हो गई है, और उसी वक्त एक इंडियन नेशनलिज्म ने जन्म लिया जिसमें तमाम इंडियंस बशमूल हिंदू, मुस्लिम और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मगरिब से आए गए इस साम्राज्य के खिलाफ इकट्ठे हो गए, और इस ताकत ने अंग्रेज़ों के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में जंगे आज़ादी लड़ी। यानी कि इंडियन नेशनलिज्म की इब्तिदा ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्तेहसाल से शुरू होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1857 की जंगे आज़ादी में इंडियंस को शिकस्त फाश हुई, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान या मुत्तहिदा हिंदुस्तान में बरतानवी राज का बाकायदा आगाज़ भी हुआ। इस जंगे आज़ादी में इंडियंस का बहुत भारी नुकसान हुआ। इसी के साथ साथ इंडियंस में आपसी ब्लेम गेम भी शुरू हुआ। इसकी सबसे पहली इब्तिदा हिंदू मुस्लिम डिवाइड की वजह बनी, क्योंकि अपने नए बरतानवी आकाओं के सामने हिंदुओं ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरअसल इस बगावत या जंगे आज़ादी के असल किरदार तो मुसलमान हैं। हम तो पहले भी रियाया थे और आज भी रियाया हैं। हिंदुओं ने इस जंगे आज़ादी से खुद को बरीउ ज़िम्मा करार दे दिया। इसके साथ साथ इलाकाई सतह पर भी ब्लेम गेम शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर यूपी और बिहार के लोगों ने पंजाबियों को इस बात के लिए ब्लेम किया कि इस जंगे आज़ादी में बजाय भारतीयों का, इंडियंस का, हिंदू या मुसलमानों का साथ देने के आप लोगों ने बरतानवियों का साथ दिया, अपने नए आकाओं का साथ दिया। तो इस ब्लेम गेम की इब्तिदा वहाँ से हुई, इस नेशनलिज्म की तकसीम की इब्तिदा वहाँ से हुई। और फिर बाद अज़ां हम सब जानते हैं कि किस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी। ये पूरा खित्ता दो हिस्सों में तकसीम हो गया मजहब की बुनियाद पर, और उसके बाद भी ये नेशनलिज्म कम नहीं हुआ, कहीं घटा नहीं, बल्कि बढ़ता ही चला गया। ये तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम की सियासत बनती गई। तो ये तो थी कहानी इस नेशनलिज्म की। अब आइए समझते हैं सिंधी और बलोच नेशनलिज्म की। और बलोच नेशनलिज्म इस खित्ते में पाई जाने वाली नेशनलिज्म में करीब करीब नई नेशनलिज्म है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि बलोचों की कोई सियासी या सकाफती शनाख्त नहीं है। आइए अब सूबा सिंध में उभरने वाली इस बलोच नेशनलिज्म की वजूहात को समझने की कोशिश करते हैं। सिंध में बलोच शनाख्त का मसला कोई ज्यादा पुराना मसला नहीं, बल्कि हालिया दिनों में ही उभर कर सामने आया है। सूबा सिंध में बलोच कौम या कबीलों की आमद अलग अलग अदवार में हुई।
क्योंकि ये दोनों खित्ते आपस में मिले हुए थे, तो कबीलों का एक जगह से दूसरी जगह जाना या नकल मकानी करना इतनी मुश्किल या नामुमकिन बात नहीं थी। और वैसे भी आज से 1000 साल पहले इस खित्ते में मौजूदा कौम परस्ती जैसी कौम परस्ती का कोई वजूद भी न था। यूं तो पूरे सूबा सिंध में बलोच कबाइल आबाद हैं, लेकिन कुछ जगहों या मकामात पर बलोच कबाइल की आबादी, लेकिन सूबा सिंध की साहिली पट्टी पर बलोच आबादी का होना एक खास सियासी और इलाकाई अहमियत का हामिल है। सिंध के बलोच खुद को शुरू से बतौर सिंधी और बलोच बैक वक्त शनाख्त करते थे, लेकिन 2023 की मर्दमशुमारी के बाद ये मसला कुछ उभर कर सामने आया। आखिर 2023 की मर्दमशुमारी में ऐसा क्या हुआ जिसने बलोचों को ये एहसास दिलाया कि कहीं न कहीं उनसे उनकी शनाख्त छीनी जा रही है। पाकिस्तान में होने वाली मर्दमशुमारी कौमियतों की बुनियाद पर होने के बजाय बोले जाने वाली जुबान या माँ बोली की बुनियाद पर होती है। सूबा सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद में बलोच आबाद हैं, लेकिन सूबा सिंध में ही पिछली मर्दमशुमारी में बलोचों को इस बात के लिए कन्विंस किया गया कि वो हर बार की तरह इस बार भी अपनी मादरी जुबान सिंधी लिखवाएं। अब क्योंकि सिंध के बलोचों की मादरी जुबान सिंधी दर्ज है, इसलिए कहीं न कहीं बलोच शनाख्त सिंधी शनाख्त में जम हो जाती है या गुम हो जाती है। साल के तौर पर साल 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक सूबा सिंध में 60% आबादी सिंधी अफराद की है। इसके बाद दूसरी बड़ी आबादी उर्दू बोलने वालों की है। नंबर पर 5% के साथ पश्तून आबाद हैं और चौथे नंबर पर 4% आबादी के साथ सिंध में पंजाबी आबाद। इसके बाद आते हैं बलोच। इस मर्दमशुमारी के मुताबिक सूबा सिंध में सिर्फ 2% बलोच अफराद आबाद हैं, यानी कि ये वो बलोच अफराद हैं जिन्होंने अपनी मादरी जुबान बलोची या ब्राह्वी लिखवाई हुई है। इसके अलावा वो बलोच जिन्होंने अपनी मादरी जुबान सिंधी लिखवाई हुई है, वो सिंधी कौम के अंदर जम हो गए हैं, चाहे सकाफती या सियासी तौर पर ना भी हुए हों, मगर आदाद और शुमार में बलोच शनाख्त सिंधी शनाख्त में गुम होकर रह गई है। और इसी गुमगुश्ता शनाख्त के लिए फिक्रमंद है सूबा सिंध के बलोच अफराद। पाकिस्तान में सोशल मीडिया आम होने के बाद भी बलोच शनाख्त का मसला उभर कर सामने आया है। उसकी एक वजह पूरी दुनिया में लियारी का मकबूल होना भी है। लियारी कराची में बलोच अक्सरियती इलाका है और अपने गैंग्स वॉर के अलावा बलोच तशख्खुस की वजह से भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। इसके अलावा सन 1980 और 90 की दहाई में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लिसानी सियासत ने भी कराची के बलोचों को इस बात का एहसास दिलाया कि ना तो वो सिंधी हैं और ना ही बलोच। तो जिस तरह मुहाजिरों को सिंधियों को अपना कौमी तशख्खुस परवान चढ़ाने का, उसे बयान करने का हक है, इसी तरह बलोचों को भी ये हक हासिल होना चाहिए। सोशल मीडिया आने के बाद सूबा सिंध के बलोचों को सूबा बलोचिस्तान के बलोचों की सियासत को, उनके कौमी तशख्खुस को समझने का मौका मिला। उनके अंदर कौमी सतह पर एहसासे तफाखुर जागा। बलोच तारीख, बलोच हीरोज, बलोच सकाफत ने सूबा सिंध और पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बलोचों को आपस में जोड़ दिया। लापता बलोच अफराद और बलोचिस्तान में उभरती हुई सियासी तहरीकों ने भी सूबा सिंध के बलोचों को मुतहर्रिक किया। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में रहने वाले सिंधी और बलोचों को जोड़ कर रखने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, लेकिन बलोचों का कहना यह है कि सिंध की आबादी का 60% हिस्सा सिंधियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बहुत बड़ी तादाद बलोचों की भी है। तो सिंध के वसाइल पर सबसे ज्यादा हक सिंधियों का ठहरता है, जो कि 60% दिखाए जाते हैं, और सिंध के वसाइल सिंधियों पर खर्च होते हैं, सिंधी सकाफत को फरोग देने के लिए खर्च होते हैं, सिंधी जुबान को फरोग देने के लिए खर्च होते हैं। जब मर्दमशुमारी में बलोचों को मजबूर किया गया कि वो अपनी मादरी जुबान बलोची या ब्राह्वी के बजाय सिंधी लिखवाएं कि सिंध के वसाइल सिंधियों के साथ साथ बलोचों पर भी मुनसिफाना तौर पर खर्च किए जाएं। बलोचों का कहना है कि जिस तरह सिंध में सिंधी जबान के फरोग के लिए काम किया जाता है सरकारी सतह पर, उसी तरह बलोच सकाफत या बलोची जबान को फरोग देने के लिए ये वसाइल खर्च क्यों नहीं किए जाते। जिस तरह सिंध में रहने वाले पश्तून, पंजाबी, मुहाजिर और दीगर अक़वाम अपना कौमी तशख्खुस बरकरार रखे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह बलोचों को ये हक हासिल क्यों नहीं कि वो भी अपना मुनफरिद कौमी तशख्खुस सिंध में रहते हुए बरकरार रखें। और अपना तशख्खुस बरकरार रखने का कहीं ये मतलब नहीं कि बलोचों को सिंध या सिंधियों से कोई मसला या उनसे नफरत है। मकामी आबादी में नुमाइंदगी के अलावा अब बलोच रहनुमा ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सिंध के साहिली इलाके बलोचों की मिल्कियत थे।
صوبہ سندھ میں بلوچوں کے خلاف نفرت انگیزی کی مہم چلانے کے بعد بلوچ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے صدیوں اپنی بلوچ شناخت کو سندھی شناخت میں ضم کر کے رکھا، لیکن بطور قوم ہمیں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم صوبہ سندھ میں اپنے جدا گانا بلوچ تشخص کو نمایاں کریں۔ بلوچ نوجوانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ سندھ میں رہنے کے باوجود، سندھ میں رہنے کے ساتھ ساتھ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے بلوچ تشخص کے ساتھ چلیں، بلوچ تشخص کا اظہار کھل کر کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ دوستوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آسان طریقے سے ایک مشکل مسئلے کو سمجھانے کا ہمارا یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم ایسی اور بھی ویڈیوز آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن پہلے آپ اس مکالمت کا حصہ بنیں جس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اسے لائک کریں اور اسے دوستوں میں شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی فالو کریں۔